नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर, लेकर आ गया हूं इकोनॉमिकम का ताजा संस्करण। इकोनॉमिकम का पहला हिस्सा होता है अर्थात, और अर्थात की अगली किश्त लेकर मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी आ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अर्थात में इस बार क्या मुद्दा है, चर्चा का क्या विषय है? ये सप्ताह तो जीएसटी का सप्ताह है। जीएसटी के 5 साल जुलाई में पूरे हो जाएंगे। जीएसटी का कंपनसेशन की व्यवस्था या राज्यों को हर्जाना मिलने की व्यवस्था खत्म हो रही है, और चारों तरफ ये समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर जीएसटी से हमें क्या मिला और हमने जीएसटी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बेहतर करने में या उसकी चुनौतियां कम करने में क्या योगदान दिया। तो हम आज आपके सामने जीएसटी का एक बिल्कुल अलग सा रिपोर्ट कार्ड लेकर आ रहे हैं। एक ऐसा रिपोर्ट कार्ड जो आमतौर पर जिस नज़रिए से जीएसटी के आकलन नहीं हुए हैं, और ये रिपोर्ट कार्ड पॉलिसी मेकर्स को, बाकी दर्शकों को और जो जीएसटी से जुड़े हुए सारे लोग हैं, जीएसटी आपके जीवन पर, आप समझते हो या ना समझते हो, जीएसटी आपके जीवन पर असर करता है क्योंकि आप टैक्स पे करते हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है समझना कि भारत का ये बड़ा सुधार आखिर अपने 5 साल में पहुंचा कहाँ, इससे मिला क्या। बिल्कुल, तो आज समीक्षा होगी जीएसटी की। जीएसटी अपना 5वां बर्थडे बना रहा है इस महीने, और ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि जिस काम के लिए, जिस उद्देश्य से, जिस अभीष्ट से ये जीएसटी आया था, उसमें से उसने कितने पाए, कितने नंबर आप उसको देंगे जीएसटी को, ये आप तय कीजिएगा। हम उसका पूरा रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रख देंगे। अर्थात के बाद होंगे आपके सवाल जवाब, इसके बाद बात होगी इनकम के हिस्से पर, और चलते चलते किस्सों के सिक्के पर अंशुमान जी से पूछेंगे कि इस बार क्या कहानी उन्होंने आपके लिए लिखी है। चलिए जीएसटी की बात शुरू करते हैं। जीएसटी के 5 साल की समीक्षा अंशुमान जी एक बेहद रोचक किस्से के साथ कर रहे हैं, एक कहानी सुना रहे हैं वो। तो पहले वो कहानी सुनते हैं, उसके बाद जीएसटी पर आगे बढ़ते हैं। सर, क्या कहानी है ये? शुभम, इस कहानी के कई संस्करण मिलते हैं हमारी जन कथाओं में और लोक कथाओं में। इसका एक बीरबल, तेनालीराम, मुल्ला नसरुद्दीन जैसे कई संस्करण मिलते हैं, पर एक कहानी बड़ी दिलचस्प भी है और अपने प्रतीकों में बहुत अर्थपूर्ण और कीमती भी है। कहते हैं एक राजा था, एक सुल्तान था, उसके रसोइये ने बैगन की सब्जी बनाई। राजा को बैगन की सब्जी बहुत पसंद आई, और राजा ने उसकी तारीफ़ की तो जो मुँह लगे दरबारी थे उन्होंने कहा कि साहब, महाराज बैगन तो सब्जियों का राजा है, इसके सर पे ताज रखा गया है, और इसीलिए कुदरत ने इसे इस तरीके की नेमत बख्शी है। महाराज खुश हुए। महाराज ने कहा कि मेरी पहचान सही है, मैंने सही सब्जी चुनी, और उसकी तारीफ़ की है। 1 महीने बाद फिर वो बैगन की सब्जी बनाई गई, रसोइया वही था। इस बार वो सब्जी निरी बेस्वाद थी, खाने में अच्छी नहीं थी। महाराज भड़क उठे, उन्होंने कहा कि इतना घटिया बैगन किसने बनाया, इससे ख़राब सब्जी आज तक हमने नहीं खाई कभी। तो अब रसोइया डर गया। मुँह लगे दरबारी बोले, आप महाराज, आप बिल्कुल सही कहते हैं, बैगन से बुरी तो कोई सब्जी नहीं है, अजीब सा रंग है, ऊपर से पूंछ जैसा सर पे कुछ लगा हुआ, इसीलिए तो लोग इसको बैगुन कहते हैं। महाराज फिर खुश हुए अपनी समीक्षा से कि उन्होंने फिर एक सही समीक्षा की। तो भारत में सरकारी नीतियों को बैंगन की सब्जी बनाने की कोशिश हमेशा होती है। जब उसे लाया जाता है तब लंबे लंबे जुलूस होते हैं, बड़ी बड़ी जय जयकार होती है। जब उसे लागू किया जाता है और उसकी असफलताएं सामने आने लगती हैं तो इनकार किया जाता है, और उस पर और उनसे लर्निंग करने की, उनको बदलने की, उनसे नसीहत लेने की कोशिश नहीं होती। तो लाते समय जुलूस और जय जयकार, और फिर जब उनकी असफलताएं सामने आती तो इनकार होती है। लेकिन लोकतंत्र की और बाकी किसी व्यवस्था के बीच में फ़र्क यही है शुभम, लोकतंत्र की ताकत यही है कि वो हमेशा नीतियों की समीक्षा की सुधार की छूट देता है। सरकारों को ये स्वीकार करने की, नीति निर्माताओं को ये स्वीकार करने की छूट देता है कि इसमें क्या गलतियां हुई हैं और उन्हें कैसे ठीक किया जा सके, उन्हें कैसे सुधारा जा सके, ताकि कोई भी नीति भविष्य में वो थाली के बैंगन की तरह केवल दोनों के बीच में लुढ़कती ना रहे, सरकारों और आरोप लगाने वालों के बीच में उससे ली हुई नसीहतें उसे बदलकर ठीक करने का मौका दे सके। सर, तो इस बहाने आप भी यही कह रहे हैं कि जीएसटी की समीक्षा का, या कह लीजिए कि उसके अवलोकन का सबसे सही समय यही है? ये हम केवल नहीं कह रहे हैं। 2 बड़ी संवैधानिक संस्थाएं ठीक बेहद महत्वपूर्ण और मौके पर सामने आई हैं, और जिन्होंने जीएसटी के पूरे ढांचे पर सवाल उठाते हुए समीक्षा
की भूमिका और जमीन तैयार कर दी है। नीति निर्माता, नीति नियामक, सरकार, वित्त मंत्रालय जीएसटी काउंसिल से सुनती है नहीं सुनती वो अलग बात है, और वो दोनों संस्थाओं के ने आधिकारिक रूप से सरकार को ये बताया है कि जीएसटी की समीक्षा का वक्त आ गया है। जीएसटी के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिनमें राज्य सरकार हैं, वो तो लंबी लंबी चिट्ठियां लिखकर जीएसटी काउंसिल को बता रही हैं कि इसमें फार्मूले में बदलाव किया जाना चाहिए। जीएसटी के ढांचे में बदलाव को लेकर जीएसटी की अपनी भीतरी कमेटियां, चाहे वो फिटमेंट कमेटी हो या जीओएम कमेटी हो, समीक्षाओं की तमाम सिफारिशें कर रही हैं। तो अगर आप ये माने कि हम नहीं भी सीख पाए या समझ पाए, तो जीएसटी का अपना भीतरी सिस्टम ऐसे अलार्म बजा चुका है जिनको सुनना जरूरी है। पर जो दो महत्वपूर्ण संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं, उन्होंने उनकी रोशनी में इसकी समीक्षा का सही वक्त क्यों आ गया है। पहली संस्था है सुप्रीम कोर्ट और दूसरा है वित्त आयोग। जीएसटी पिछले बीते दशक का भारत में सबसे बड़ा रिफॉर्म था, मतलब 1991 के रिफॉर्म के बाद का बड़ा रिफॉर्म था। इस मौके पर जबकि जीएसटी का हर्जाना बंद हो रहा है, राज्यों को मिलने वाला 5 साल की अवधि पूरी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में जीएसटी काउंसिल की सीमाएं तय कर दी हैं। जीएसटी काउंसिल सर्वशक्तिमान संस्था है, लगभग ये संसद जैसी क्षमता रखती है कानून बनाने के लिए, क्योंकि इसके बनाए हुए कानूनों को पास कराने के लिए फैसलों को आप संसद में नहीं जाना पड़ता। पूरा का पूरा इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर जो कभी बजट का हिस्सा होता था, फाइनेंस बिल का हिस्सा होता था, जिस पर संसद में बहस करके वोट दिया जाता था, वो सारा हिस्सा एक जीएसटी काउंसिल के पास आ गया, जिसको संसद ने अपनी अधिकार दे दिया, और वो जीएसटी काउंसिल के में मंत्री बैठते हैं और जब चाहते हैं टैक्स दरों में बढ़ोतरी, कमी बेशी बदलते रहते हैं। तो जीएसटी काउंसिल की सीमाएं तय की हैं सुप्रीम कोर्ट ने। उसने कहा है कि जीएसटी काउंसिल के पास टैक्स के कानून बदलने या टैक्स लगाने या कम करने के जितने अधिकार हैं, उतने ही अधिकार राज्य सरकारों के पास भी हैं। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट का संकेत है कि राज्य सरकारें विधायी संस्था हैं, वहाँ चुने हुए प्रतिनिधि टैक्स के मामले पर फैसला करते हैं। तो पहली चीज है, इसका मतलब है कि जीएसटी काउंसिल का पूरा ढांचा संवैधानिक रूप से उतना चुस्त और मजबूत नहीं है, इसकी समीक्षा की जरूरत है, और कम से कम इसकी जो अथॉरिटी है उसको तो सीमित कर ही दिया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले से। केंद्र सरकार की तरफ से हालांकि इसके ऊपर नानुकुर हुई, सवाल उठाने की कोशिश की गई, लेकिन फैसला सामने है। दूसरी संस्था भी संवैधानिक संस्था है, वित्त आयोग, जो हर 5 साल में सरकार के साथ समीक्षा करती है और उसे केंद्र और राज्य के बीच टैक्स और खर्च के बंटवारे की रिपोर्ट देती है। उसने ये कहा है कि जीएसटी की दरों का ढांचा ठीक होना चाहिए, इसे तो ड्राइंग बोर्ड पर लाकर नए सिरे से वर्कआउट करना चाहिए। उनकी वजह, उन्होंने जो तर्क दिए, वित्त आयोग के तर्क है वो ये कि जीएसटी से केंद्र और राज्य सरकारों को करीब 4 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है, लगातार नुकसान हो रहा है। अब हम जब आगे इसके अलग अलग परत खोलने की कोशिश करेंगे और हम वो समीक्षा आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे जिस रोशनी में शायद आपने जीएसटी को नहीं देखा होगा अभी तक, तो आपको ये जीएसटी वित्त आयोग की सिफारिश है, वित्त आयोग की बात का और महत्व समझ में आ सकेगा कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है। उसने ये भी कहा है कि जीएसटी में जो प्रभावी टैक्स दर है वो 11.4% है, इसे बढ़ाकर 14% किया जाना है, जो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट है, यानी यहां पर आकर केंद्र और राज्य सरकारों को जीएसटी लगाने का नुकसान नहीं होगा। अब ये दो संस्थाएं, इनके साथ जीएसटी की जीओएम, जीएसटी की फिटमेंट कमेटी, इस पूरे महासुधार को, जिस पर हमने 5 साल पहले बड़े आयोजन, बड़ी चर्चाएं, बड़ी बहसें, बड़े भव्य संस्मरण क्रिएट करने वाले आयोजन देखे थे, वो उनकी समीक्षा की पुकार लग चुकी है, वो हमारे सामने, और वो ठीक उस समय पर है जब जीएसटी अपने 5 साल पूरा कर रहा है और 5 साल में इसके ट्रैक रिकॉर्ड की समीक्षा होनी भी चाहिए। बिल्कुल। तो अब अगर समीक्षा की पुकार हो रही है तो देखना चाहिए कि जीएसटी से क्या मिला, क्या बदला, क्या पाया, क्या गवाया। सर, इस पर हम समीक्षा करें, किस लिए जीएसटी लाया गया था ये बताएं। उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जीएसटी और टैक्स प्रणालियों से अलग कैसे था, मतलब ऐसा क्या था जो जीएसटी का, जिसके लिए बोला जाए जीएसटी का सिग्नेचर था, इसलिए जीएसटी जाना जाएगा। हाँ, क्योंकि टैक्स नया नहीं है। ये सवाल बिल्कुल सही शुभम आपका कि इनडायरेक्ट टैक्सेस भारत में पहले से लग रहे हैं, राज्य सरकारें वैट पहले से लगा रही थी, वैट से पहले बिक्री करे या सेल टैक्स लगता था, केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी, उत्पाद शुल्क, सर्विस टैक्स पहले से लगा रही थी, तो टैक्सेस नए नहीं। टैक्स के ढांचे में नया टैक्स आना, पुराना टैक्स बंद हो जाना, टैक्स की दरें बढ़ जाना, ये सामान्य प्रक्रिया है। जीएसटी क्यों इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म था, क्यों इसे भारत की आज़ादी, दूसरी आर्थिक आज़ादी, टैक्स आज़ादी, इस तरीके के विशेषणों से या क्लिशेज से विभूषित किया गया था, उसकी वजह क्या थी? जीएसटी भारत की पहली टैक्सेशन व्यवस्था थी जो क्रमिक टैक्सेशन को खत्म करती थी, कैस्केडिंग टैक्सेशन को खत्म करती थी, यानी कच्चे माल पर लगा हुआ टैक्स तैयार माल पर लगे हुए टैक्स से घटा दिया जाता था, और आपके पास तक ये कच्चे माल के और उत्पाद, और तैयार माल के टैक्स को जोड़कर आपकी कीमत प्रभावित नहीं होती थी। 2010 के बाद 2011 के बीच में 2011 से 2014 के बीच में 2014 से 2016 के बीच में 2014 से 2018 के बीच में 2018 से 2019 के बीच में 2019 से 2020 के बीच में 2020 से 2021 के बीच में 2021 से 2022 के बीच में 2022 से 2023 के बीच में 2023 से 2024 के बीच में 2024 से 2025 के बीच में 2025 से 2026 के बीच में 2026 से 2027 के बीच में 2027 से 2028 के बीच में 2028 से 2029 के बीच में 2029 से 2030 के बीच में 2030 से 2031 के बीच में 2031 से 2032 के बीच में 2032 से 2033 के बीच में 2032 से 2034 के बीच में 2034 से 2035 के बीच में 2035 से 2036 के बीच में 2036 से 2037 के बीच में 2037 से 2038 के बीच में 2038 से 2039 के बीच में 2039 से 2040 के बीच में 2040 से 2050
क्रमिक जो पुरानी टैक्स व्यवस्था थी, जिसको हम कैस्केडिंग इफेक्ट या क्रमिक टैक्सेशन कहते थे, वो हर स्टेज पर लोहे के आयरन ओर से लेकर आपके घर तक आने वाले लोहे के सामान तक हर लेवल पर जो टैक्स लगता था उसे जोड़कर वो आपके पास लाती थी और इसलिए आपकी जिंदगी जीने की लागत बढ़ाती थी। इसलिए महंगाई कम होना जीएसटी से सबसे बड़ा और सबसे बड़ा नारा था, या सबसे बड़ा दावा था कि जीएसटी आने के बाद महंगाई कम होगी। व्यवस्था यह हुई कि जीएसटी ट्रांसफॉर्मेशनल इसलिए था कि जो कच्चे माल या सेवाओं पर लगाया गया टैक्स है, जो किसी उत्पाद को बनाने में लगाई गई, उस पर टैक्स चुकाने वाले को इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाता था। वो इनपुट टैक्स है, यानी अगर कोई पर्सन मोबाइल फ़ोन बना रहा और उस मोबाइल फ़ोन में उसने 20 तरीके के कंपोनेंट और धातुएं और बाकी चीज़ें इस्तेमाल की और उन पर जो टैक्स चुकाया है, तो जो वो फाइनल प्रोडक्ट आपको दुकान पर शॉप पर देने जाएगा तो उसमें से अपना चुकाया हुआ टैक्स कम कर लेगा। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का सिस्टम था, वो उसे वापस मिल जाएगा, उसे वापस मिल जाएगा। ये सबसे बड़ा स्ट्रक्चर था और इसीलिए इसको सबसे मॉडर्न स्ट्रक्चर माना गया था। इस भ्रम में रहने की जरूरत कतई नहीं कि वन नेशन वन टैक्स पहले दिन से नहीं था क्योंकि इसकी शुरुआती 4 दरों के साथ हुई थी। इसके बाद राज्यों को नुकसान की भरपाई के लिए इसके ऊपर सेस भी लगा दिया गया था। तो ये पहली चीज तो वन नेशन वन टैक्स नहीं था किसी भी परिस्थिति में। दूसरी चीज ये कि उद्योगों की, कारोबारों की लागत का जो सबसे बड़ा हिस्सा था, जमीन, फ्यूल और बिजली, ये पहले दिन से जीएसटी से बाहर थे। ये स्ट्रक्चर के तौर पर हमारे सामने जीएसटी आया था। बिल्कुल। चलिए, तो अब शुरू करते हैं जीएसटी की समीक्षा। पुरानी टैक्स प्रणाली की जगह जीएसटी लाने के हमें 5 बड़े मकसद बताए गए थे, 5 बड़े उद्देश्य बताए गए थे। सबसे पहले आप समझिए वो 5 उद्देश्य कौन से थे, उसके बाद हम एक एक करके समझेंगे कि जीएसटी कहाँ खरा उतरा, उसे कसौटियों पे कसने की कोशिश करेंगे। तो पहला था कि टैक्स दरें घटाकर मांग को बढ़ाया जाए जिससे जीडीपी में बढ़ोतरी हो, जीडीपी बढ़े। दूसरा मकसद क्या था? दूसरा मकसद ये था कि टैक्स पर टैक्स समाप्त कर दिया जाए जिससे कि महंगाई को नियंत्रण में लाया जा सके, कमी की जा सके। जैसा कि अंशुमान जी ने बताया कि भाई पुराना टैक्स आप अपना वापस ले लो, महंगाई कम हो सके। तीसरा क्या था कि कंपनियों पर टैक्स का बोझ कम हो ताकि वे निवेश बढ़ा सके जिससे कि अर्थव्यवस्था में नए रोजगार आए। चौथा क्या था? चौथा यह था कि अधिकांश कारोबारी इसके दायरे में लाए जाए और ज़्यादा लोग जब इसके दायरे में आएंगे तो ऑब्वियसली राजस्व बढ़ेगा, कर संग्रह बढ़ेगा जिससे कि सरकारों को फायदा होगा। और पांचवा जो उद्देश्य था वो ये था कि भैया अगर ये डिजिटल तरीका आ जाएगा तो जो किताबों को रखने की या जो आप कह लीजिए कि उसको सर क्या कंप्लाइंसेस की जो लागत थी उसको कम कर दिया जाएगा या उसको खत्म कर दिया जाएगा, यहाँ तक की बात हो रही थी। तो अब हम पहले मकसद में कितना कामयाब हुए अंशुमान जी समझ। सर पहला मकसद था टैक्स और जीडीपी को कम करना, हाँ बढ़ाना, कितना कामयाब हुए हम? पहला जो सबसे बड़ा मकसद था, और हमें थोड़ा पीछे जाएं और गूगल की मदद लें तो हमें उस समय 2%, 2.5% तक जीडीपी बढ़ने के दावे किए गए थे कि जीएसटी आएगा। और सरकार के मंत्री बड़े बड़े कार्यक्रमों में जाकर दावे कर रहे थे कि भारत का जीएसटी आने के बाद भारत का जीडीपी 1.5%, 2% तक बढ़ जाएगा। ये कहा गया था कि इससे बड़ा कोई बूस्टर जीडीपी के लिए नहीं आया। सैद्धांतिक तौर पर सही था। बूस्टर इसलिए कहा गया, जैसा कि शुभम ने आपको 5 मकसद बताया, कि अगर कंपनियां जितना टैक्स पहले चुका रही थी उनकी अगर टैक्स देनदारी ही आधी रह जाएगी तो वो पैसा इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट के तौर पर आना चाहिए। इसे हम आगे समझने की कोशिश करेंगे कि वस्तुतः वो बूस्टर हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन पिछले सालों में अगर आप जीएसटी के पूरे 5 साल में देखें तो जीएसटी और जीडीपी की बढ़त में कोई सीधा रास्ता बनता हुआ नहीं दिखता हमको किसी भी स्थिति में। अगर आप जीडीपी के आंकड़े को सामने रखें और जीएसटी के आंकड़े को सामने रख के देखें, जैसे 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 के आंकड़े को अगर आप देखें तो जीएसटी का कलेक्शन जिस हिसाब से बढ़ा है जीडीपी की में उतनी बढ़ोतरी हमें नहीं दिखाई दी। 2017-18 में जीएसटी का आकलन आना शुरू हुआ और उसके बाद से भारत की आर्थिक विकास दर लगातार गिरती चली गई, नीचे आ गई। अगर आप इस आंकड़े को देखें, इसमें कोविड के साल को अगर निकाल भी दिया जाए तो भी भारत की आर्थिक विकास दर में जीएसटी से कोई बड़ी बढ़ोतरी, सबसे बड़ा जो साल था जहां से शुरू हुआ, तो कोई बढ़ोतरी हमें दिखाई नहीं दी। कोविड से ठीक पहले भारत की आर्थिक विकास दर 5 साल के सबसे न्यूनतम स्तर पर थी। तो अगर जीएसटी के कारण कोई बड़ा बूस्ट इकोनॉमी को मिलना था या कोई जरूरत पूरी होनी थी तो वो इसमें नहीं मिली। दूसरा बड़ा मकसद जो जीएसटी के साथ हमें बताया गया था वो ये था कि इससे राज्यों के और केंद्र में के राजस्वों में बढ़ोतरी होगी। अब जब हम आज 5 साल बाद जीएसटी टू जीडीपी रेशियो देखते हैं, यानी जीएसटी के अनुपात में जीडीपी के अनुपात में जीएसटी देखते हैं, तो 2019 में ये 6.23% पर था, जो अब 6.27% पर है। यानी जीडीपी गिरने के बाद भी
जीडीपी के अनुपात में, देश के कुल आर्थिक उत्पादन के मूल्य के अनुपात में भारत का जीएसटी संग्रह नहीं बढ़ा। यानी जो रिकॉर्ड कलेक्शन की सुर्खियां आप देखते हैं वो मासिक सुर्खियां हैं, मंथली सुर्खियां हैं, पर ओवरऑल भारत का जीएसटी जीडीपी कलेक्शन गिरा भी, भारत के जीडीपी में गिरावट भी आई, पर जीएसटी का कलेक्शन उस रेशियो में नहीं बढ़ा। और वित्त आयोग ने इसीलिए ठीक फरमाया कि जीएसटी राज्यों के लिए घाटे का सौदा साबित हुआ। इंडिया रेटिंग्स की एक रिपोर्ट है, जो आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, वो बताती है कि 2018 से 2021 के बीच में, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है समझना, राज्यों के कुल राजस्व में एसजीएसटी यानी जो स्टेट जीएसटी से आने वाला हिस्सा था उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, वो लगभग वही था। जितना हिस्सा राज्यों के राजस्व में पेट्रोल, डीजल, ईंधन, वाहन जो जीएसटी के दायरे से बाहर थे टैक्स, उनसे जितना रेवेन्यू मिला उतना ही रेवेन्यू लगभग राज्यों को जीएसटी से मिला। यानी राज्य सरकारों ने जीएसटी के नुकसान की भरपाई के लिए उधर टैक्स बढ़ा दिया। जीएसटी ने उनको कोई रेवेन्यू बायंसी नहीं दी, रेवेन्यू में कोई बढ़ोतरी नहीं दी। इसलिए हम आज इतनी बेचैनी देख रहे हैं जीएसटी काउंसिल की बैठक में कि राज्य सरकारें हर जाने की मांग कर रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो हमारे लिए समझना यहाँ जरूरी है वो ये कि जो टैक्स जीएसटी में शामिल किए गए थे उनके का संग्रह बढ़ने की दर 2014 से 2017 के दौरान 9.8% थी, जबकि 2018 से 2021 के दौरान राज्यों की का जीएसटी बढ़ने की दर केवल 6.7% थी। यानी जो बाहर थे उनके उससे टैक्स का कलेक्शन तेजी से बढ़ा, जो संग्रह से बाहर थे, और जो जीएसटी का कुल कलेक्शन था उसकी दर उनसे कम रही। और यही एक वजह थी कि जैसे ही जीएसटी आया 6 महीने साल भर के भीतर केंद्र सरकार को एक्सेस लगाना पड़ा और उसके जरिए राज्यों को हर जाने की भरपाई करनी पड़ी। सर, पहला लक्ष्य क्लियर हो गया। दूसरा लक्ष्य था कि महंगाई कम हो। महंगाई कितनी कम हुई? यह बड़ी दिलचस्प पहली है। जीएसटी और महंगाई का रिश्ता पहली के तरीके से है। जीएसटी के तहत एक और जो दूसरा सबसे बड़ी बात कही गई थी कि जीएसटी के तहत चूंकि कैस्केडिंग टैक्सेशन या क्रमिक टैक्सेशन खत्म हो जाएगा, टैक्स पर टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स ऑन टैक्स नहीं लगेगा, तो हमारी जिंदगी जीने की लागत कम होगी, हमारे पास आने वाले उत्पादों की लागत में कमी आएगी। लेकिन महंगाई पर इसका असर हमें पूरी तरह काफ़ी सीमित दिखता है। अगर आप लंबे समय में पिछले 5 साल में जीएसटी की यात्रा के दौरान महंगाई की यात्रा देखें तो हमें ये दिखाई देता है कि शुरुआती वर्षों में महंगाई दर कम थी, लेकिन तब जीएसटी संग्रह भी कम था। जब महंगाई दर कम थी तब जीएसटी संग्रह भी कम था। लेकिन बाद में जब महंगाई को प्रभावित कि उसकी वजह यह थी कि महंगाई को प्रभावित करने वाले सारे प्रमुख कारक जीएसटी से बाहर थे। महंगाई प्रभावित होती है खाद्य उत्पादों से जो जीएसटी से बाहर हैं, महंगाई प्रभावित होती है पेट्रोल डीजल ईंधन से जो जीएसटी से बाहर हैं। लेकिन ना जैसे जब उनकी कीमतें थमी रहीं, महंगाई काबू में रही, और जैसे ही उनकी कीमतें बढ़ना शुरू हुई, जीएसटी का कोई असर फिर महंगाई पर नहीं दिखाई दिया। इसलिए महंगाई की दर में हम लगातार बढ़ोतरी देखते हैं। अगर आप थोक बढ़ोतरी का आंकड़ा देखें, क्योंकि जीएसटी ट्रांजैक्शनल टैक्स है जो विनिमय पर लगता है, उत्पादन की लागत बढ़ाने वाली चीज़ों में कमोडिटी, धातुएं, ईंधन, रसायन, फसलें ये सबसे बड़ी चीज़ हैं। इसलिए कमोडिटी बढ़ाने वाली महंगाई ने पिछले साल मई 2021 से बढ़ना शुरू किया, और जैसे ही मई 2021 से थोक महंगाई बढ़ना शुरू हुई, हमने जीएसटी के कलेक्शन में बढ़ोतरी देखी। यानी भारत में जीएसटी का जो रिकॉर्ड कलेक्शन 1 लाख करोड़ से ऊपर का जो सुर्खियों में रहता है, उसकी शुरुआत ही थोक महंगाई बढ़ने के साथ हुई थी। तो जैसे जैसे थोक महंगाई बढ़ती गई, जीएसटी का संग्रह बढ़ता गया। हम लोग इस पर एक विस्तार से पूरा एपिसोड इकोनॉमिका में कर चुके हैं, जिसको जाकर आप देख सकें कि जीएसटी का महंगाई से रिश्ता क्या है। महंगाई के समानांतर जुलाई में पहली बार ऐसा हुआ था, जब मई से महंगाई बढ़ना शुरू हुई, उसका असर हमें कीमतों पर दिखाई दिया। जुलाई में पहली बार जीएसटी का संग्रह, जुलाई 2021 में जीएसटी का संग्रह 1 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े से ऊपर निकला था। एक और चीज जो महंगाई के संदर्भ में समझना जरूरी है, जो चीज हमें जीएसटी के आंकड़े से में नहीं दिखती और जिसका सबसे बड़ा असर हमारे जीवन पर हुआ जीएसटी आने के बाद, जीएसटी का सबसे बड़ा असर, जीएसटी की दरों में कमी या जीएसटी की में जो भी रियायतें दी गई, तथा कथित या कथित रियायतें दी गई, उनका सबसे गहरा असर ईंधन की कीमतों पे हुआ। जीएसटी से इन्हें बाहर रखा गया था, तो केंद्र और राज्य सरकारों ने अपने जीएसटी के नुकसान कम करने के लिए ईंधन को निचोड़ दिया टैक्सेशन पे। अब इसको जीएसटी आने के बाद भारत में पेट्रोल डीजल पर रिकॉर्ड टैक्सेशन हुआ है। मतलब जिसमें अगर आप देखें कि जीएसटी के बाद के 5 सालों में, इस आंकड़े को देखें, 5 सालों में जीएसटी के बाद केंद्र और राज्य की टोटल टैक्स कलेक्शन 2 गुना हो गया है। पेट्रोल डीजल से 2 गुना हो गया। यानी हम एक तरफ ये कह रहे थे कि जीएसटी से हम महंगाई कम करेंगे, दूसरी तरफ एक्चुअली जो जीएसटी लाने के बाद पेट्रोल डीजल पर जो टैक्सेशन बढ़ा रहे थे, ये आंकड़ा हमें उसकी वो सामने दिखाता है। तो इसलिए जीएसटी का महंगाई से हमें कोई सीधा रास्ता नहीं दिखता, और जीएसटी के आने के बाद अगर
कुछ उत्पादों की कीमतें कम हुई भी होंगी तो वो उन उत्पादों की कीमतों में बाद में कच्चे माल की बढ़ोतरी के कारण 2021 में WPI बढ़ने के साथ रुपए की कीमत में कमजोरी के कारण उनकी कीमतें वापस अपने लेवल पर आ गई। और भारत का जीडीपी निजी उपभोग खपत पर निर्भर है पूरी तरीके से, और उस निजी उपभोग खपत में भी महंगाई को प्रभावित करने वाले सबसे प्रमुख कारक पेट्रोल, डीजल और ईंधन है, जो जीएसटी की पूरी गणित से बाहर है। इसलिए शुभम बार बार ये चर्चा होती थी ना कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को लाया जाए, डीजल के उसमें लाया जाए। तो अब आप महंगाई के आंकड़े से समझ सकते हैं कि आपकी जेब पर जीएसटी का जैसा बड़ा रिफॉर्म हमारी और आपकी जिंदगी जीने की लागत में कोई खास कमी नहीं कर सका, उसका कोई असर हमारी जिंदगी जीने की लागत पर नहीं पड़ा। और इसके लिए आपको आंकड़ों से ज्यादा अपने अनुभव पर भरोसा कर सकते हैं कि 2018 में जो भी उत्पाद आप बाजार में खरीद रहे थे, दवा से लेकर सामान तक, और 2022 में अगर उसकी कीमत देखें तो उसकी कीमत में आपको एक उत्तरोत्तर बढ़ोतरी दिखाई देती है। जो वो उत्पाद जीएसटी के दायरे में हो तब भी उसकी कीमतों में बढ़त हमें दिखाई देती है। तो जीडीपी और महंगाई, इन दो जगह पर जीएसटी कितना मारक रहा है, ये आंकड़े आपको बता सकते हैं। चलिए, अब तीसरा लक्ष्य था कि कंपनियों पर टैक्स घटे, वो नए निवेश करें जिससे रोजगार मिले। सर, यहाँ क्या स्थिति थी? एक आंकड़ा, यही सिर्फ एक आंकड़ा है जो जीएसटी से कोई सीधा फायदा मिलने की गवाही देता है। अगर इस आंकड़े को आप करीब से देखें तो आपको दिखाई देगा कि जीएसटी का सीधा फायदा अगर किसी एक क्षेत्र को मिला तो ये सामने है। चूंकि इस प्रणाली के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता था, यानी जो इनपुट टैक्स सेवाएं हैं और उत्पाद हैं उनके ऊपर टैक्सेशन में जो लगाया जाता था उस पर लगाया गया टैक्स वापस मिलता था, इसलिए ये कंपनियों की सेहत के लिए वरदान बन गया। आप प्रॉफिट बढ़ गए। आप 2016 से अगर कंपनियों के प्रॉफिट की ग्रोथ देखें, कोविड के ईयर में भी देखें जब गिरावट है, लेकिन उससे पहले अगर आप लगातार बढ़ोतरी देखें तो 2016, 17, 18 से जीएसटी आना शुरू हुआ और उसके बाद हम लगातार प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखते चले आ रहे हैं। यानी जीएसटी संग्रह और कारपोरेट मुनाफों की बढ़ोतरी में एक ठीक ठाक समन्वय हमें दिखता है अगर हम एक औसत विकास दर को करीब से देखें। लेकिन कंपनियों को जो टैक्स रियायतें मिली, जो उनके मुनाफे बढ़े, उसका असर हमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ने में नजर नहीं आया। ये भी एक महत्वपूर्ण बात थी। जीएसटी के लक्ष्य में ये रखा गया था कि क्योंकि कंपनियों के ऊपर टैक्स ऑन टैक्स खत्म होगा, उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना शुरू होगा, तो इस पैसे का निवेश वो अपनी क्षमताएं बढ़ाने में करेंगी, भारत में नए प्लांट लगाने में करेंगी। हमारे सामने कॉर्पोरेट प्रॉफिट और कॉर्पोरेट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का आंकड़ा सामने दिखाई देता है। हमें कॉर्पोरेट प्रॉफिट और कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट में कोई बहुत बड़ा चेंज प्रॉफिट के हिसाब से नहीं दिखाई देता है। और उसकी 2-3 बड़ी वजह हैं। उसकी वजह यह है कि जीएसटी आते समय भी भारत में कंपनियों के पास ओवर कैपेसिटीज थी ज़्यादातर क्षेत्रों में। बाद के वर्षों में भी मंदी आई, फिर कोविड आया, उसके कारण भी ओवर कैपेसिटीज थी, तो कंपनियों के मुनाफे फायदे में रहे। हमने 2018 के बाद शेयर बाजार में कंपनियों की कीमतों के प्राइसेस में, वैल्यूएशन में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखी। खासतौर से वो कंपनियां जिनको जीएसटी के सीधे फायदे मिल रहे थे, उनके वैल्यूएशन में काफ़ी तेज बढ़ोतरी देखी, क्योंकि उनके प्रॉफिट वहाँ रिफ्लेक्ट हो रहे थे। पर वैसी ही बढ़ोतरी उनकी नई परियोजनाओं में, उनके निवेश में नजर नहीं आई। और जब नई परियोजना में निवेश नहीं हुआ तो रोजगार भी उस रफ्तार से नहीं बढ़े होंगे। ये इस नतीजे पर आप आसानी से पहुँच सकते हैं। सर, अगला लक्ष्य था ज़्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लाया जाए जिससे कि ज़्यादा कलेक्शन हो। यहाँ भी क्या स्थिति संतोषजनक थी? क्योंकि कलेक्शन तो लगातार हम देख रहे हैं 1 लाख करोड़ से ऊपर बना हुआ है। ये जीएसटी के रिपोर्ट कार्ड की एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस पर समीक्षा भी होनी चाहिए, जिस पर चर्चा भी होनी चाहिए, और जिससे जीएसटी काउंसिल और बाकी जो रेगुलेटर है, नियामक, उन्हें करीब से देखना चाहिए। शुरुआती महीनों में हमें याद है जीएसटी आया था तो लोग अपने पेमेंट के बाद जीएसटी की फ़ोटो खींचकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट कर रहे थे कि मैंने गर्व के साथ जीएसटी पे किया है, और बिल्स दिखा रहे थे। शुरुआती महीनों में यह कहा जा रहा था कि भारत की अधिकांश अर्थव्यवस्था, अधिकांश कारोबारी सबके सब जीएसटी के दायरे में आ जाएंगे, लेकिन वैसा हो नहीं पाया। विरोध हुआ, राजनीतिक दबाव बना, सरकार ने उसमें रियायत देनी शुरू कर दी। 2017 में कई रियायतें आ गईं और उसके बाद कंपोजिशन स्कीम आ गई, जिस कंपोजिशन स्कीम के कारण एक बड़े हिस्से को जीएसटी का से बाहर करने का रास्ता खुल गया। 2018 में आर्थिक सर्वेक्षण आया, उसके बाद के आंकड़े हमारे पास नहीं है क्योंकि सरकार ने उसके बाद के आंकड़े नहीं बताए हैं। 2018 में जीएसटी लगभग पुरानी टैक्सेशन व्यवस्था जैसा हो गया था, खासतौर पर कंप्लायंस की सिचुएशन को देखते हुए।
इकोनॉमिक सर्वे ने बताया कि टैक्स संग्रह में 85% हिस्सा रखने वाली कंपनियां रिटर्न में केवल 10% हिस्सा रखती हैं। यानी 85% रेवेन्यू, अगर 100 रुपए का रेवेन्यू है तो 85% रेवेन्यू केवल 10% कंपनियों से आ रहा है। जबकि रिटर्न में 90% हिस्सा रखने वाली कंपनियां जो रिटर्न बढ़ाते हैं वो रेवेन्यू में 15% हिस्सा भी नहीं रखते। तो लगभग वैसी स्थिति थी कि रिटर्न तो बहुत सारे लोग फाइल कर रहे थे पर वो रेवेन्यू नहीं सरकार को दे रहे थे। रेवेन्यू गिना जो इसमें छूट सीमा, कंपोजिशन और लघु उद्यमी भी शामिल है जो रिटर्न फाइल करते हैं। दूसरी चीज है कि जीएसटी के 60% ट्रांजैक्शंस B2B थे और 10% लगभग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थे। तो जीएसटी का पूरा रेवेन्यू आधार कुछ प्रमुख बड़ी कंपनियों के हाथ में आकर सिमट गया। यानी जीएसटी ने जो भारत में बहुत सारे लोगों को टैक्स के दायरे में लाने की या उनको फॉर्मल टैक्सेशन के दायरे में लाने की कोशिश की थी, वो कहीं ना कहीं हमें हारती दिखी। आज की स्थिति यह है कि अधिकांश जीएसटी बड़ी और मझोली साइज की कंपनियों से आ रहा है और बड़ी कंपनियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लालच है क्योंकि वो जो कच्चे माल जिन सेवाओं का इस्तेमाल करती हैं उस पर चुकाया गया टैक्स उन्हें तब वापस मिलता है, इसलिए उन्हें अपने एमआरपी बढ़ाने की छूट मिली हुई है। वो उस टैक्स को उसमें जोड़कर अपने उत्पादों की कीमत बढ़ाकर उसे पास ऑन कर देती। टैक्स बढ़कर महंगाई के तौर पर लोगों के पास आ जाता है और इन कंपनियों से टैक्स कलेक्शन चूंकि आसान है क्योंकि ये संगठित क्षेत्र की बड़ी कंपनियां हैं तो सरकार की मशीनरी को उस हिसाब से टैक्स मिलता जाता है और इसका हिस्सा हम WPI से जीएसटी के कलेक्शन के रिश्ते में करीब से देख सकते हैं कि जैसे महंगाई बढ़ती है और जीएसटी का कलेक्शन उस हिसाब से बढ़ रहा है। सर, अगर वो 15 ही कंपनियां हैं जो ज़्यादातर जीएसटी दे रही तो फिर कंप्लायंसेस की बात, तो क्योंकि वो तो मुझे लगता है पहले से भी कंप्लायंसेस में इतनी खराब नहीं थी। हाँ, उन्होंने कंप्लायंसेस में, अब चुनौती ये है कि अगर आप एक नए जीएसटी SSC हैं और आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है तो आपके लिए कंप्लायंस की चुनौती है और अगर आपको इनकम टैक्स क्रेडिट नहीं लेना है और केवल आपको रिटर्न फाइल करने हैं तो रिटर्न फाइल करने की समस्या उतनी बड़ी नहीं है। तो कंप्लायंस की कॉस्ट उनके लिए कम नहीं हुआ बल्कि उन्होंने कंप्लायंस का और मॉडर्न सिस्टम बना दिया। जीएसटी का जो सबसे बड़ा फायदा हुआ कि भारत के टैक्स सिस्टम को डिजिटाइजेशन में के दौर में पहुंचा दिया गया क्योंकि वो डिजिटाइजेशन था जिसके आधार पर ही आप इनपुट टैक्स क्रेडिट को, ई-वे बिल्स को आप रियल टाइम प्रोसेस कर सकते थे। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था कि आप हाथ से रिटर्न फाइल करें। तो उसके लिए तो एक बुनियादी ज़रूरत थी कि अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लाते हैं और 1 महीने के भीतर कच्चे माल पर चुकाए गए टैक्स की वापसी कंपनी को या SSC को करते हैं तो उसके लिए आपके पास एक ऑनलाइन स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। कंप्लायंस की कॉस्ट पर सरकार को या जीएसटी काउंसिल को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए या इस संदर्भ में जानकारी देनी चाहिए कि जो छोटे उद्यमी हैं, मझोले उद्यमी हैं जो अभी भी 15-20% हिस्सा रखते हैं जीएसटी का टैक्स देने में, उनके लिए वास्तव में क्या कंप्लायंस कॉस्ट कम हुई कि नहीं हुई। हमने पिछले सालों में लगातार ऐसी शिकायतें देखी हैं, इस तरीके की चर्चाओं में सुना कि उनकी कंप्लायंस कॉस्ट में कमी नहीं आई, उनके लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं। बल्कि सर बढ़ गई थी, कंप्यूटर लेना है, एक अकाउंटेंट रखना है, ई-वे बिल जनरेट कराने, ये सारी चीज़ें तो छोटे व्यापारी पहले करते नहीं। तो ये सब चीज़ें और प्लस उसके साथ जीएसटी के पूरे व्यवस्था को समझना, उसके बदलावों के साथ अपने को एडजस्ट करना, क्योंकि हमने जीएसटी में बहुत बदलाव भी देखे। देखिए लगभग 300-350 के आसपास चेंजेस जीएसटी में लॉन्च होने के बाद आए हैं, तो उनसे कोप करना या उनसे अपने लिए तालमेल बिठाना भी छोटे उद्योगों के लिए, छोटे उद्यमियों के लिए मुश्किल रहा है। चलिए, तो जीएसटी का लेखा जोखा तो मोटे तौर पर समझ आ गया होगा आपको, वजह चाहे जो रही हो, लेकिन आंकड़े बता रहे कि इस टैक्स क्रांति का असर बहुत नहीं हुआ, असर जो थे वो सीमित रहे। लेकिन अब इसके आगे सर क्या ज़्यादा बड़ी चुनौतियां या ज़्यादा बड़ी दुविधाएं हैं जो खड़ी हुई हैं? हाँ, तो अगर हम आप जीएसटी को पूरी तरह से 5 साल में समीक्षा जरूरी है और समीक्षा को करें तो जीडीपी, खपत और मांग, ये जो 3 फैक्टर थे जिन पर जीएसटी का हमें पॉजिटिव असर दिखाई देना था वो हमें नहीं दिखाई पड़ा। कुछ हिस्सों में, कुछ साल, कुछ महीनों में, 5 सालों में, कुछ 1 महीनों में हमें दिखाई पड़ा, पर लंबी तस्वीर हमें जीएसटी से ना तो महंगाई कम करने में मदद करती दिखती है, ना खपत बढ़ाने में और ना डिमांड बढ़ाने में। कंपनियों के मुनाफे और राज्य और केंद्र और राज्य सरकारों के राजस्व की रोशनी में ये जीएसटी सफल दिखता है। तो अगर आप जीएसटी को देखें तो केंद्र और राज्य सरकारों का राजस्व इसलिए बढ़ा क्योंकि जीएसटी का कलेक्शन संगठित क्षेत्र के पास पहुंच गया था। बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा था जिससे जीएसटी की वसूली में मुश्किल होती थी और कंपनियों के मुनाफे में इसका असर दिखाई देता। अब यहाँ से जब समीक्षा की हम बात करें शुरू में तो सबसे गहरी दुविधा जीएसटी की अब शुरू होती है। अब हम जहाँ खड़े हैं वहाँ महंगाई थामने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए और मांग बढ़ाने के लिए टैक्स कम करना जरूरी है। IMF ने कहा, RBI ने कहा, सब लोग ये कह रहे हैं कि भारत में टैक्सेशन, रिकॉर्ड टैक्सेशन है। खासतौर से खपत पर तो हम रिकॉर्ड टैक्सेशन करते हैं और उसमें भी उन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा टैक्सेशन करते हैं जो हमारी खपत की लागत बढ़ाती हैं, जो हमने देखा पेट्रोल, डीजल, बिजली, ज़मीन, बाकी चीज़ों पर जो कच्चे माल की लागत बढ़ाती हैं।
अब यहाँ राज्यों को हर्जाना बंद होने वाला है, हो गया है। उसके बाद जीएसटी दरें बढ़ाने का दबाव बनने लगा। अब यहाँ दो बड़े रिस्क हैं जिसमें जीएसटी एक तरफ जा रहा है। एक ये कि जिस महंगाई को कम करने के वादे के साथ जीएसटी लाया गया था और महंगाई को कम करने में उसने बहुत ज़्यादा बड़ा योगदान नहीं किया, उस महंगाई को बढ़ाने वाले फैसले जीएसटी में करने पड़ेंगे। टैक्स रेट्स में बढ़ोतरी होगी। जीएसटी काउंसिल की बैठक में जितने भी प्रस्ताव आए हैं पिछले दिनों में चाहे वो फिटमेंट कमेटी के जियो होंगे, सब ये एक सुर में है कि टैक्स बढ़ाइए, टैक्स बढ़ाइए, एग्जम्पशंस खत्म करिए, 0 है तो 5% कर दीजिए, 12 है तो 18% कर दीजिए। और वो ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को राजस्व में जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कैसे की जाएगी। वित्त आयोग कह रहा है कि 4 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है, आपको रेवेन्यू न्यूट्रल रेट तो कम से कम ले जानी होगी 14% पे। तो अगर आप माने 11.4% से 14% लेना तो 2 से 2.5% का टैक्स रेट बढ़ना तो अभी पोटेंशियल दिखता है, जो वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट में कह रहा है। अब जीएसटी का जो एक सबसे बड़ा परोक्ष गेन था वो ये था कि पूरे भारत में टैक्स दरों में एक एकरूपता थी। आप चाहें कार जम्मू कश्मीर में खरीद रहे हों या उत्तर प्रदेश में खरीद रहे हों या कर्नाटक में खरीद रहे हों, कंपोनेंट्स पे कॉस्टिंग में एक ही जैसी शोरूम प्राइस, जो एक शोरूम प्राइस लगभग एक जैसा था। थोड़ा बहुत फर्क जो भी होता था वो उन टैक्सों के कारण होता था जीएसटी के दायरे से बाहर थे, उनके कारण होता था। अब राज्यों को जब सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दे दिए हैं और वे अपने राजस्व में बड़ी गिरावट देखेंगे, जो कि आरबीआई की ताजी रिपोर्ट बता रही कि 10 के आसपास राज्य भारत के 10 प्रमुख राज्य ऐसे हैं जिनके रेवेन्यूज बुरी तरह प्रेशर में हैं, तो वे क्या जीएसटी से अलग फैसला लेना शुरू कर देंगे? बिल्कुल। क्या वो इस स्थिति में जाएंगे कि वो अपने तरीके से टैक्स दरें बढ़ाएं? और अगर अपने तरीके से वो उत्पादों पर टैक्स दरें बढ़ाने लगे तो फिर जीएसटी का ये जो अनुशासन था एक जगह एक समान टैक्स दर का, वो खतरे में पड़ सकता है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले जीएसटी के फायदे के नुकसान की, इसके रिपोर्ट कार्ड की एक वृहद समीक्षा जरूरी है। और वो समीक्षा ट्रांसपेरेंटली होनी चाहिए क्योंकि जीएसटी आया था और उस समय सबसे बड़ी शिकायत शुभ में थी कि स्टेक होल्डर से कोई कंसल्टेशन नहीं किया गया, व्यापारियों से कोई बात नहीं की गई, बाकी लोगों से कोई बात नहीं की गई। दुनिया के कई सारे ऐसे देश हैं जहां जीएसटी में संशोधनों के बाद उन्हें ठीक करने की कोशिश की गई है। तो बेहतर यह होगा कि वित्त आयोग जैसी संस्था को इसके पड़ताल की जिम्मेदारी दी जाए, जो अलग से जीएसटी को देखी रही और सिफारिश कर रही है। जीएसटी के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे पिछले 5 साल के तजुर्बे बटोरे जाएं, उनका अनुभव देखा जाए हर चीज़ के साथ, चाहे वो इंटरेक्शन हो, चाहे वो डिजिटल सिस्टम के साथ उनका एक्सपीरियंस हो, चाहे जीएसटी की ब्यूरोक्रेसी के साथ उनका एक्सपीरियंस हो, जीएसटी की दरों के साथ उनका एक्सपीरियंस हो, और तब हमें ये देखा जाए और नए सिरे से इसकी समीक्षा की जाए। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में टैक्स और महंगाई का रिश्ता तय करना बहुत जरूरी हो गया है हर तरह से। जब तक हम महंगाई को टैक्स की रोशनी में देखना नहीं शुरू करेंगे और टैक्सों को सरकार के बढ़ते खर्च की रोशनी में देखना नहीं शुरू करेंगे, तब तक हम भारत के टैक्स ढांचे को प्रतिस्पर्धी नहीं बना पाएंगे। एक चीज ध्यान रखना जरूरी है, जीएसटी को कहीं नहीं जाना है। जीएसटी ऐसी सड़क है जिस पर हम आगे चल चुके हैं, पीछे नहीं जाना है। लेकिन इसको चुस्त और आधुनिक बनाए रहने के लिए 5 साल के सबक बहुत जरूरी है कि हमने इसमें पाया क्या, इसमें खोया क्या। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल छोटा सा और, जीएसटी की पूरी समीक्षा हो गई, आगे क्या होना चाहिए हो गया, इसके अंतर्राष्ट्रीय तजुर्बे कैसे? क्योंकि भारत पहला देश तो था नहीं जो जीएसटी लाया था, तो जो अपने यहाँ लाए थे उनके यहाँ क्या हुआ? साउथ ईस्ट एशिया के देशों के तजुर्बे उतने अच्छे नहीं रहे। कई सारे देशों में शुरुआत जीएसटी को लागू करने में काफ़ी देरी हुई। कई सारे कुछ ऐसे देश थे जहाँ पर जीएसटी को बीच में रोका गया और बदला गया। पर हम उन तजुर्बों की तुलना इसलिए भी नहीं कर सकते शुभम कि वो छोटे देश हैं। भारत की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है और भारत का टैक्स सिस्टम बहुत बड़ा है। लेकिन जीएसटी को लेकर मिक्स रिजल्ट्स हैं। यूरोप के नतीजे काफ़ी अच्छे हैं। यूरोप में जीएसटी काफ़ी सफलतापूर्वक लागू हुआ और चल रहा है। एशिया के देशों के तजुर्बे उतने अच्छे और महत्वपूर्ण नहीं रहे। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था जिस दिशा में आगे जा चुकी है और जीएसटी को लेकर जहां तक जा चुकी है, उसे पीछे लौटने की अब कोई गुंजाइश नहीं, कहीं से कोई गुंजाइश नहीं बची। बेहतर यह होगा कि इसे समझा जाए और उन तजुर्बों को सामने लाकर जीएसटी को ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो अल्टीमेटली भारतीय अर्थव्यवस्था का एकमात्र सबसे बड़ा उद्देश्य पूरा कर सके। बिल्कुल, मांग बढ़ाना, डिमांड बढ़ाना, जिससे सब कुछ घूम जाएगा, जिससे सब कुछ उस पहिए के लिए ईंधन बन सके कि डिमांड बढ़े, लोग ज्यादा खपत कर सके, लोगों की जिंदगी जीने की लागत कम हो सके। और अगर वहां जीएसटी सफल नहीं होता तो बाकी सारी चीजें तो जीएसटी के आर्थिक और एकेडमिक चर्चा का विषय है। बिल्कुल, तो ये था हमारा अर्थात इस हफ्ते का। अब बारी आपके सवालों की। सर, वेद प्रकाश जी का सवाल है, वो ये कह रहे हैं कि सरकार ने पिछले साल टेलीकॉम सेक्टर में 100% एफडीआई की अनुमति दी थी, इसके बाद भी कोई कंपनी, विदेशी कंपनी क्यों नहीं आई, क्यों रुचि नहीं ले रही है?
भारत का टेलीकॉम सेक्टर वैसे भी एक किस्म की डुओपोली का में जा चुका है। अभी थोड़ी बहुत उस डुओपोली को तोड़ने की कोशिश 5G के संदर्भ में की गई, जहां सरकार ने ब्रॉडबैंड ऑपरेटर और टेलीकॉम टेक कंपनियों को नेटवर्क देने की सुविधा दी है। लेकिन जब बाजारों में आमतौर पर डुओपोली हो चुकी होती है और बाजार का बहुत बड़ा हिस्सा कुछ कंपनियों के हाथ में ले लिया जाता है, तो नई कंपनियां आने से हिचकती हैं। और हम वो बैरियर यहाँ भारत में देख रहे हैं। भारत में नई टेलीकॉम कंपनी तभी आएगी जब सरकार इतनी हिम्मत दिखाए कि वो ये शर्त लगा दे कि हर सर्किल में कम से कम 4 ऑपरेटर होंगे या 5 ऑपरेटर होंगे। और जब ये शर्त लगा दी जाएगी कि हर सर्किल में 4 या 5 ऑपरेटर होंगे, नए लाइसेंस दिए जाएंगे, तब लोगों को विकल्प मिलेंगे, तब नई कंपनियां आएंगी जो टेलीकॉम की शुरुआती नीति का हिस्सा था। अब तो कई सारे ऐसे सर्किल हैं जहां अगर कहने को भी 4 ऑपरेटर हैं तो बाजार का उस सर्किल का 60-70% हिस्सा 1 या 2 कंपनियों के बीच में बैठा हुआ है। बिल्कुल सर, एक और सवाल आदित्य एस का सवाल है कि निजी पेट्रोलियम कंपनियों को जो नुकसान हो रहा है पेट्रोल डीजल पर, हम खबरें सुन रहे हैं, क्या ये रूस से जो सस्ता तेल आ रहा है, कच्चा तेल, उससे कम नहीं हो रहा है? निजी पेट्रोलियम कंपनियों को जो नुकसान हो रहा है वो भारत में तेल बेचने पर हो रहा है, पर वो भारत में तेल बेच भी नहीं रही है। केंद्र सरकार के लगातार दबाव के बाद, वैसे भी उनका छोटा सा हिस्सा था, वो सप्लाई नहीं कर रही है। बाकी तो उन्हें फायदा हो रहा है। इस पर हम लोगों ने मनी सेंट्रल, अगर आप नियमित रूप से मनी 9 का और मनी सेंट्रल देखते होंगे तो हमने विस्तार से बताया है कि जो रूस से सस्ता कच्चा तेल वो खरीद रही है, उससे कंपनियों को कितना लाभ हो रहा है। सरकार उन्हें समझाने और उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कि बाजार में जो भी तेल की वो आपूर्ति करती है, निजी कंपनियों का भारत के रिटेल बाजार की तेल आपूर्ति में छोटा सा हिस्सा है, वो आपूर्ति वो जारी रखें, लेकिन अभी वैसा हो नहीं रहा है। बिल्कुल, तो ये थे आपके सवालों के जवाब। अब बात इनकम की। इनकम का हिस्सा इस बार का बहुत रोचक है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ध्यान से सुनने वाला है। इनकम में सर इस बार अंशुमान जी हमें बता रहे हैं सर, बजटिंग के बारे में आपने चर्चा की थी कि बजटिंग हर चीज़ की कितनी ज़रूरी है। बजटिंग पर आपकी क्या सीख है? हमारे सामने ये पर्सनल फिनांस का, घरेलू इनकम का, कारोबार का ये बुनियादी सूत्र है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर से, पश्चिम से हमारे पास आया, पर भारत की व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण है। खासतौर से जब अर्थव्यवस्थाएं ट्रांसफॉर्मेशन के मोड में जाती हैं, ग्रोथ टूटती है, मंदी के खतरे दिखाई देते हैं, महंगाई बुरी तरह बढ़ती है, इंटरेस्ट रेट के रिटर्न का सिनेरियो बदलता है, स्टॉक मार्केट गिरते हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनियां अपने बजट्स बदलती हैं, ठीक करती हैं, चेंज करती हैं। तो हमें अपने पर्सनल फिनांस के बजट को भी बदलना ज़रूरी, और वो बहुत ज़रूरी बुनियादी सूत्र है जिसे शायद पर्सनल फिनांस की बुनियादी लेसन्स में माना जाता है। आप जो करने वाले हैं, आप कार खरीदने वाले हैं, आप मकान खरीदने वाले हैं, आप मोबाइल फोन खरीदने वाले हैं, आप विदेश घूमने वाले हैं, आपके पास अपनी एक बजटिंग होनी चाहिए कि हमारे पास ये बजट कितना है उसका। और ये बहुत सामान्य सी बात है, आप किसी दुकान पे जाते हैं और कार खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले आपसे वो क्या पूछता है कि आपका बजट कितना है, आप कितना पैसा खर्च करेंगे। हमारी सबसे बड़ी समस्याएं ओवर स्पेंडिंग के मामले में, खर्च के मामले में यहां से शुरू होती हैं कि हम ये तय नहीं कर पाते कि हमको कितना खर्च करना है। तो या तो हम अपने पैसे का वैल्यू फॉर मनी नहीं ले पाते, और जहां हम खर्च कर रहे होते हैं उतना एक्सपीरियंस नहीं ले पाते उसका, और या हम इतना ज्यादा खर्च कर देते हैं कि वो एक किस्म से ओवर स्पेंडिंग हो जाती है। हमारा कार्यक्रम है मनी 9 पर खर्च बहादुर, और उस खर्च बहादुर में हम यही सारी चीजें आपको बताते हैं। आमतौर पर पर्सनल फाइनेंस की चर्चा में केवल निवेश की, बचत की, बीमा की बात की जाती है। आप खर्च बहादुर जरूर देखें, वहां हम आपको यह बताते हैं कि खर्च करना उतना ही जरूरी है, और खर्च करने के हैक्स क्या हैं जो हम दैनिक जीवन में इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, उतना ही जरूरी है जितना कि बचत करना या रिटर्न या निवेश के लिए पर पैसा खर्च करना। बिल्कुल, तो आप खर्च बहादुर को देखना ना भूलें। आप यूट्यूब चैनल पर जाइए, खर्च बहादुर प्लेलिस्ट में जाइए, खूब सारे वीडियो आप पढ़े हैं अलग अलग विषय पर कि आपको कैसे खर्च करना चाहिए, अच्छा खर्च कैसे करें, क्या ना करें, कहाँ से पैसा बचाएं, ये सारे टिप्स आपको हमारे खर्च बहादुर देंगे। सर चलते चलते किस्सों का सिक्का और बता दीजिए, आज शाम को किस्सों के सिक्के की कौन सी कहानी सुनने को मिलेगी? किस्सों के सिक्के का इस बार का किस्सों का सिक्का स्टॉक मार्केट से आता है। हमारे सबकी चर्चाओं में टॉप ऑफ द माइंड में शुभम पिछले 15 दिन से 1 महीने 1.5 महीने से दुनिया के स्टॉक मार्केट्स में गिरावट, भारत के स्टॉक मार्केट में गिरावट, भारत का स्टॉक मार्केट मंदी में स्लिप कर गया, ये सारी चीज़ें हम आज आपको बताएंगे कि दुनिया में स्टॉक मार्केट भारत के कारण ही बना था। अगर भारत उस दौर का 16वीं-17वीं सदी का भारत इतना समृद्ध या इतना सक्षम व्यापारी भारत नहीं होता तो शायद दुनिया को स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज मिलने में बहुत लंबा समय लगता। और बहुत दिलचस्प कहानी है भारत स्टॉक एक्सचेंज बनाए जाने की। दुनिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज जो सिर्फ और सिर्फ उस कंपनी के लिए बना था जो भारत से कारोबार करती थी। हम ये किस्सा इस बार आपको विस्तार से बताएंगे। बिल्कुल, तो स्टॉक मार्केट की पूरी कहानी इस बार आपको किस्सों के सिक्के में जानने को मिलेगी। सर बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अर्थात बताने के लिए।
उम्मीद है आपको हमारी इकोनॉमिकम की ये पेशकश पसंद आई होगी। आप अपने सवाल सुझाव हमको ज़रूर भेजिए, अगले एपिसोड में आपके सवाल हम लेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।